अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन में दिखाई दिए। ओवरऑल देखा ये जा रहा है, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। 46,000 का साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो सस्टेन हुआ है और साथ साथ हम कह सकते हैं अचीव हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो एक एंटिसिपेशन है, खासकर अगर हम बात करें MSCI फ्रंटियर मार्केट इंक्लूजन की, तो वो भी आज अनाउंसमेंट होगी। और इसके साथ साथ कुछ अगर लोकल मार्केट की बात की जाए तो टेक्सटाइल पॉलिसी जो कि ECC की मीटिंग में वो भी आज अनाउंसमेंट की तवक्कुआत हैं। तो ये जो एक एंटिसिपेशन है, इसकी वजह से मार्केट के अंदर जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़बरदस्त देखी गई और उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स की जानिब से बहुत अच्छा हुआ, जिसमें हम कह सकते हैं एक अच्छी चेंज देखी गई। 400 अबव पॉइंट्स का इंट्राडे हाई बना और उसके साथ साथ क्लोजर भी 46,000 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव हुआ। इट मीन्स कि यहाँ से जो एक रैली विटनेस की जा रही है या फिर यहाँ से जो इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स अप हुए हैं, तो अगर यही हम कह सकते हैं रिदम या मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो मार्केट के अंदर एक अच्छी चेंज आ सकती है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,947.95 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 46,405.86। लोअर वाज 45,947.95, सेम एज द ओपनिंग। एंड फाइनली क्लोजर 46,339.76 का, यानी कि 391.81 का इजाफा आज स्पेसिफिक इन अ डे देखा गया। टर्नओवर में करंटली 243.14 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में गेन्स देखे गए हैं 56.15 मिलियन शेयर्स के एंड वैल्यू इज गुड 9.93 बिलियन रुपीस। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, तमाम चीज़ें ग्रीन दिखाई दे रही हैं। ट्रीट इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं। हम कह सकते हैं पेनी स्टॉक्स जो हैं वो तमाम थर्ड टियर स्क्रिप्ट दिखाई देते हैं। 1.50 का गेन, 41.53 पे क्लोजर, 16.81 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड के इलेक्ट्रिक सेकंड स्कॉट पे काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में 0.03 का इजाफा देखा गया। 3.38 पे क्लोजर रहा, 13.78 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली हम नेटवर्क लिमिटेड 0.01 का माइनर सा गेन देखा गया, 7.78 पे क्लोजर रहा, 12.50 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन आज के दिन देखी गई है। इट मींस के हम कह सकते हैं ऑल एंड ऑल अक्रॉस द बोर्ड जब बाइंग की जाती है तो वो स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी अरसे बाद लाइमलाइट में आते हैं जिनमें कुछ अरसे से एक्टिविटी नहीं हो रही होती। तो आज के दिन भी ऐसा ही हुआ है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जी आज हम बात करने वाले हैं पावर सेक्टर के हवाले से। पावर सेक्टर ऑलरेडी अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो ऑल्टरनेट एनर्जी और ये एनर्जी क्राइसिस विंटर सीजन के अंदर खासकर देखे गए गैस के हवाले से, तो क्या इश्यूज हैं और कितनी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और किस किस सेक्टर में काम हो रहा है। अगर हम बात करें ऑल्टरनेट एनर्जी में, व्हीकल्स भी आ रहे हैं, ई व्हीकल्स भी आ रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ फ्यूचर क्या है ऑल्टरनेट एनर्जी का, क्योंकि हमारे पास हाइड्रो प्लांट्स हैं, हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, सोलर एनर्जी है, लेकिन उसके ऊपर क्या हम कह सकते हैं कि हम उस पर डिपेंडेंट हैं, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट कर सकते हैं, वो रिलायबल हैं इतना ज़्यादा तो ऑल्टरनेट एनर्जी के लिए। तो आज हम वो भी बात करेंगे और इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली एक्सपेंशंस की भी ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अब्दुल क़य्यूम साहब, आप CEO हैं और साथ साथ साइनोसिन रिसोर्सेज से आपका ताल्लुक है, थर कोल ब्लॉक 1 CPEC प्रोजेक्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो क़य्यूम साहब। थैंक यू। और हमारे साथ कुछ देर बाद मौजूद होंगे परवेज़ मद्रास वाला साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो चौधरी साहब ऑब्वियसली आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ओवरऑल देखा यह जाता है कि पाकिस्तान के अंदर पावर सेक्टर के ऊपर काफ़ी, जैसे बोलते हैं ना कि इर्द गिर्द घूमते हैं सब लोग, पावर सेक्टर, पावर टैरिफ्स, इंक्रीज इन टैरिफ्स, और यही बातचीत चलती रहती है। फिर भी हम एनर्जी के ये क्राइसिस से या इन बातों से बाहर निकल नहीं पाते। आज कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए भी। अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल क़य्यूम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साइनोसिन रिसोर्सेज, थर कोल ब्लॉक 1। थर कोल ब्लॉक 1 में हम लोग जो है वो माइनिंग, कोल माइनिंग का काम कर रहे हैं। ये CPEC का प्रोजेक्ट है। माइनिंग के अंदर ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हमारी इस वक्त जो कैपेसिटी है, हमने लास्ट वीक 31 जनवरी को हमने फर्स्ट कोल सीम अपनी टच की। हमारी माइन साइज जो है ये 7.8 मिलियन टन कोल हम एनुअल प्रोड्यूस करेंगे। और इसके माइन माउथ ही हम अपना पावर प्लांट लगा रहे हैं 1320 मेगावाट का, जो इस साल जून तक इंशाल्लाह कमीशन हो जाएगा।
आपने जो बात की कि इसके कि इतने सारे पिछले सालों से काफ़ी एनर्जी क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, तो इसकी डिफरेंट काफ़ी सारी वजूहात हैं। ठीक, पहले ये था कि हमारा एनर्जी मिक्स ठीक नहीं था, काफ़ी हाइड्रो था या इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर था, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर था। लेकिन पिछले कुछ सालों से 2013 के बाद जब ये सीपेक प्रोग्राम शुरू हुआ, तो कुछ हमने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज जैसे हाइड्रो के ऊपर हमने काफ़ी फोकस किया, फिर थर्कोल के ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी फोकस किया, बड़े अच्छे इंसेंटिव्स लेके आए। तो अब इस वक्त जो एनर्जी मिक्स है हमारा वो काफ़ी बेहतर है। इस वक्त तकरीबन हम 40,000 मेगावाट के करीब हमारी ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 40,000। उसमें इंपोर्टेड कोल के ऊपर जो है वो इस वक्त तकरीबन 4,000 मेगावाट हैं लगे हुए। साहिवाल है, बिन कासिम का है, हब है, और अगले साल शायद एक यूनिट इसका आ जाएगा जामशोरो, जो एडीबी फंडेड प्रोजेक्ट है जी, 660 मेगावाट का। वो भी 1320 का कॉम्प्लेक्स है। वो टोटल कॉम्प्लेक्स शायद 2022-23 तक मुकम्मल हो जाए, एक उसका यूनिट इस साल शायद कमीशन हो जाए। उसके अलावा थर्कोल के ऊपर इस वक्त जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है तकरीबन 3,500 मेगावाट की। 1320 हमारी आ रही है जून में इंशाल्लाह। 1320 की ब्लॉक 2 से, इसमें से 660 ऑलरेडी कमीशन हो चुकी है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी से। वो 660 ऑलरेडी सिस्टम में जा रही है। 660 के उनके 330 के 2 यूनिट जो है ना वो इस साल के एंड तक फर्दर कमीशन हो जाएंगे। उसके अलावा थर्कोल के ऊपर एक कराची पोर्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट लग रहा है लकी एनर्जी, लकी वालों का, लकी ग्रुप का 660। उसके अलावा एक 350 मेगावाट का एक और है थर्कोल के ऊपर, वो सदीक सन्स का प्रोजेक्ट है। तो इसका टोटल तकरीबन 4,000 मेगावाट जो है जो टोटल आपका थर्कोल के ऊपर बेस कर रहा है। अगर ये इंपोर्टेड कोल के जो प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन 4,000 टोटल मिला जुला के, जब ये जामशोरो भी कमीशन हो जाएगा तो ये 5,000 प्लस 1000 मेगावाट के टोटल प्रोजेक्ट हो जाएंगे ये। तो इनको अगर हम के इस वक्त जो है वो इंटरनेशनली कोल प्राइस, जो प्राइस हमारी सस्ती क्यों नहीं हो रही, कि बेसिकली हमारी अभी तक जो एनर्जी है वो डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर। इस तरह हमारे एलएनजी के प्रोजेक्ट्स हैं, एलएनजी के जो लगे सिंध पंजाब के अंदर, डिपेंडेंट ऑन फ्यूल, और उसकी प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वी कैंट कंट्रोल। राइट। इसी तरह लास्ट ईयर जो है वो 2021 में कोल प्राइस जंप की, डबल हो गए थे, डबल ट्रिपल हो गई वो, कि जब ये लगे थे लेकिन अब तो वापस आ गए, वापस आए, लेकिन उस तक नहीं वापस आए कि वो जिस पे फिजिबिलिटीज बनी थी या जिस पे प्रोजेक्ट्स लगे थे। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक जॉइंट स्टडी लॉन्च की है कि अगर हम इंपोर्टेड कोल जो फ्यूल है, ये जो इंपोर्टेड कोल के जो प्रोजेक्ट हैं जी, इनको हम लोकल कोल को मिक्स करें। तो इसके ऊपर एक जॉइंट स्टडी जो है वो लॉन्च फेडरल गवर्नमेंट ने लॉन्च की है कि अगर हम इनको 20-25% से, क्योंकि ये डिज़ाइन हुए हैं इंपोर्टेड कोल के ऊपर, हमारा कोल जो है वो है तो बहुत ज़्यादा हमारे पास, लेकिन वो लो क्वालिटी का है, लिग्नाइट ग्रेड का है। तो वो जो इंपोर्टेड कोल के जहाँ बिचुमस ग्रेड के कोल के डिज़ाइन पावर प्लांट्स हैं, तो वो उसके साथ मिक्स हो सकता है, लेकिन किस हद तक मिक्स हो सकता है, कितना सब्स्टिट्यूट हो सकता है, उसके लिए एक स्टडी की ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टडी अभी लॉन्च की है इसके ऊपर। तो बॉयलर जो है कि कितना सस्टेन कर सकता है, कि उसके ऊपर बॉयलर चेंज किए बगैर इसी सिस्टम में कोई भी हमें कोई मैकेनिकल या कोई मशीनरी कोई भी चेंज ना करनी पड़े, अगर हम इसको इस्तेमाल कर सकें लोकल कोल को। उसका फ़ायदा ये होगा कि लोकल कोल अगर इस्तेमाल कर सकते हैं 20 से 25%, हमारी माइन एक्सपेंड होंगी। माइन जब एक्सपेंड होंगी तो माइन को जो ऑन स्केल ऑफ इकोनॉमी, इस वक्त जो कोयला हम अगर $35-40 पर टन जो दे रहे हैं लोकल कोयला, वो जब हमारी माइन साइज बढ़ेगा तो वो कोयला जो है वो 30 या 30 से कम हो जाएगा। ठीक है, इस वक्त जो कोल टैरिफ है हमारा तकरीबन 8 सेंट है, लेवलाइज टैरिफ थर का, हमारे ब्लॉक 1 का। ठीक, इसमें तकरीबन 45 to 50% जो कंपोनेंट है वो कोल का है। अगर कोल प्राइस कम हो जाती है तो आपकी ऑटोमेटिकली टैरिफ आपका ड्रेस्टिकली कम हो जाता है। तो इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मेजर आपका यूजर है उसकी रीच में आ जाएगा ये। जैसे ही इसका यूजेस ज़्यादा होगा तो आपके ये पावर के जो इश्यूज हैं, जैसे सर्कुलर डेट है, आपकी लोकल फ्यूल लोकल आ जाती हैं, तो आपके मसले ग्रेजुअली डाई डाउन हो जाएंगे, हल हो जाएंगे।
ओके, कय्यूम साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिसमें उन्होंने यही बताया है कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कितनी कितनी प्रोडक्शंस हो रही हैं, कितने मेगावाट बिजली बन रही है और क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद हैं। मद्रास वाला साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो उनसे भी उनको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, उनसे पूछते चलते हैं सर, ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हमारे पास पावर रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, क्या मिसमैनेजमेंट हो जाती है, क्या इश्यूज होते हैं, समटाइम्स हमें एनर्जी क्राइसिस का भी सामना करना पड़ता है, कभी कभार हमें बिजली के एक होता है ना हैवी टैरिफ्स, वो देने के बावजूद क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। प्लीज़। थैंक यू नताशा फॉर हैविंग मी हियर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली हमारा जो एनर्जी मिक्स है ना, वो थोड़ा सा जो है ना, वो हमें उसको देखना चाहिए कि हम जो मोस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी की सोर्सेज है ना, हम उसके ऊपर काफ़ी रिलाई कर रहे थे। ठीक है ना, हमारा जो एनर्जी मिक्स में ये है कि हमने गैस जो हमारा था उससे हमने एनर्जी बनाई, अब गैस की क्राइसिस आ गई। फिर इसके बाद हमने फॉसिल फ्यूल ऑयल के ऊपर काफ़ी हमने इन्हिसार किया, बाहर से ऑयल मंगाते गए और हमने एनर्जी बनाई, जिससे हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है ना वैसे ही कम हो गया और हमारे पास जो बहुत सारे मसले हो गए। भी नहीं है फॉसिल फ्यूल्स, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, अब जो है ना हमने ये, और दूसरा हमारे जो वो रिसोर्सेज हैं जैसे डैम्स वगैरह, अगर हमारे पास होते तो आज हम डैम से जो है ना 60,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान के पास कैपेसिटी है कि हम बना सकते हैं हाइड्रो। अच्छा, अब हम उस 60,000 के बजाय हम बना कितने रहे हैं, हम बना रहे हैं 4,000, 5,000, 6,000। ठीक है ना, जो कि बहुत कम है जो हम एक्चुअल उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो न्यूक्लियर पावर बनाने का जो फैसिलिटी है, जिसको हम कहते हैं कि सबसे चीप है, और वो भी हमारे पास बहुत कम है, जो हमारे पास चंद न्यूक्लियर पावर। चलिए सर परवेज साहब, आपको यहाँ पे पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन, परवेज साहब से बात हो रही है, पावर सेक्टर के हवाले से बात हो रही है। जी परवेज साहब प्लीज। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने जो हमारी एनर्जी मिक्स है ना, इसके अंदर हमने जो सबसे महंगी बिजली जिनसे बनती है ना, हमने उसको ज़्यादा देखा, और जो सबसे सस्ती बिजली बनाने के रिसोर्सेज थे ना, हमने उनकी तरफ पिछले दिनों में पास्ट में हमने उसके ऊपर हमने ध्यान नहीं दिया। अब हुआ ये कि हमने एक तो हमारी गैस ज़ाया कर दी, फिर इसके बाद हमने सबसे महंगी बिजली बना के दी। अब हमने जाके जो है ना डैम्स बना रहे हैं, अच्छा डैम से सबसे सस्ती बिजली बनेगी। कोल को भी हमने देखा है, मगर वो भी क्या कि कोल हमने इंपोर्ट किया। ज़ाहिर बात है कि जब आप इंपोर्ट करेंगे कोल और जो इंटरनेशनल मार्केट से आप कोल लेंगे तो बिजली उससे महंगी बनेगी, क्योंकि आप बाहर से कोल ले रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस दे रहे हैं, तो उससे महंगी बिजली बनेगी। तो इसमें यह है कि हमें जो चाहिए कि हमें एनर्जी मिक्स है ना वो ऐसा रखना चाहिए कि भाई हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी चाहिए, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, जो अब हम करने जा रहे हैं चश्मा 1 और फिर कैनअप वगैरह की जो हमने एक्सपेंशन की हुई है, उससे हमें वो भी एक अच्छा हमारा एडिशन हो जाएगा।
और जो कुछ हो भी चुका है। फिर इसके बाद हमारे जो रिसोर्सेज हैं जो हाइड्रो पावर के, वो हमें बढ़ाने पड़ेंगे और वो भी उस पर भी काम हो रहा है। मगर उसका जो है ना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, 3 साल और लगेंगे कि वो ग्रिड में वो पावर की और वो भी जो है ना एनर्जी ग्रिड में शामिल हो जाएगी। समटाइम्स परवेज साहब हम डिसीजंस लेने में लेट कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि हमें पहले काम कर लेना चाहिए था, हम महंगी चीज़ों पे जो है ना काम करते रहे, गैस हमने वेस्ट कर दिया, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप समझते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए था? देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हम बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं ना स्कूल में, तो वो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि आप पूरी बुक पढ़ लो। तो वो कहते हैं यार पूरी बुक क्यों पढ़ें यार, कोई ट्यूशन पढ़ा दे और हमें नोट्स दे दे और हम जल्दी पास हो जाएं, जल्दी पास हो जाएं और हम बस एग्जाम में पास हो जाएं। तो यही हमारे साथ भी राय है कि हमने पूरी बुक पढ़ने के बजाय ना हमने जो है ना जो नोट्स लेके ना और जो पास हो गए हैं और हमने एनर्जी दे दी लोगों का मुंह बंद कर दिया। और जितनी भी हुकूमतें आई ना, उन्होंने अपनी हुकूमत बचाने के लिए लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो फास्ट ट्रैक थे ना, ये फास्ट ट्रैक है। देखें, फॉसिल फ्यूल से क्या है, आपने एक जनरेटर लगाना है और उसमें ऑयल डालना है और बिजली पैदा कर लेनी है, उसके अंदर कोई आपकी प्लानिंग नहीं होती ना, क्योंकि आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी होती, लाइक आई सेड। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे पास अगर एनर्जी है भी ना, तो हमने उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया। हमारे लाइन लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। लाइन लॉसेस होने की वजह से हमारी एनर्जी की कॉस्ट भी बढ़ रही है और उसकी जो पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आप और हम कर रहे हैं जो ओरिजिनल बिजली के बिल भर रहे हैं। अच्छा, लाइन लॉसेस में अब आप देखें कराची में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कितना ख़राब है। ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से भी हमारी जो बिजली के लॉसेस आते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और नाज़रीन, अभी आपको अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका को बलोचिस्तान समेत मुल्की सलामती सूरत हाल पर जामे ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरका का मादरे वतन पर जाने कुर्बान करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। इस बारे में मजीद जानते हैं राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजादुस्सलाम, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी सलमा, ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में 247वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DHQ रावलपिंडी में हुई। कॉन्फ्रेंस के शुरका को बलूचिस्तान समेत मुल्क की जो सलामती की सूरत हाल उस पर जामे ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बलूचिस्तान में होने वाले जो हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उनके हवाले से भी मुकम्मल जो ब्रीफ किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शुरका ने मादरे वतन की दिफा में जाने कुर्बान करने वाले शहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शुरका ने कहा कि शहदा ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के जो हालिया हमले हुए हैं अपनी जानों का नजराना देकर उन्हें नाकाम बनाया और दहशत गर्दों को भारी जो है जानी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए जो फार्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज ने कौम की हमायत से दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस किए हैं और जो दहशत गर्दों के मजमूम मज़ाहिम हैं उनको नाकाम बनाया है। इसके अलावा शुरका ने इस अज़म का भी अदा किया कि पाकिस्तान को पायदार और देरपा अमन के हवाले से एक महफूज मुल्क बनाया जाएगा और इस मकसद के हसूल के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। जी, दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ रहे हैं। आर्मी चीफ की क़यादत में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आर्मी चीफ ने यह कहा कि शहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। तमाम शुरका ने शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। बहुत शुक्रिया राना शहजादुस्सलाम, आपने तफसीलन आगाह किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मेगावाट के करीब बनते हैं ये, ठीक। इनको अगर हम ग्रेजुअली सब्स्टिट्यूट कर लें, ठीक, तो माइन एक्सपेंड कर लें, अपनी माइंस एग्जिस्टिंग माइंस हैं या नई माइन बना लें, तो उससे कोल टैरिफ भी कम होगा, आपकी फॉरेन एक्सचेंज सेविंग होगी,
लोकल जॉब क्रिएशन होगी। अब जो इम्पोर्ट कोल जो सबसे अच्छा एक पॉइंट है लोकल जॉब क्रिएशन। लोकल जो हम कोल जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, हम बाहर के कंट्रीज की माइन को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ना, ठीक है। एक तो फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अलग, ठीक है। फिर उनकी जो पावर प्लांट्स लगाए हमने, वो जैसा जब साहिवाल का लगाया, जमशेदपुर का लगाया, वो इनलैंड लगा दिए। अगर अपने इम्पोर्टेड फ्यूल पे लगाने थे तो दे शुड बी ऑन द नियर पोर्ट, ताकि आपकी इनलैंड ट्रांसपोर्ट बच जाती। अब यू कुड हैव ट्रांसमिटेड फ्रॉम हियर, ठीक है। वही एग्जैक्ट पॉलिसीज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी हमने बुक नहीं पढ़ी है, नोट्स पढ़ लिए कि जी हम इम्तिहान में जो है ना वो जल्दी बस पास हो जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो लेकिन जाए। अभी तो बुक खोल ली है ना, अब तो राइट टाइम पे बुक खोल ली है। अब जैसा अभी हाइड्रो के ऊपर काफी काम हो रहा है। दिस इज कॉल्ड अनपॉपुलर डिसीजंस, जो कि अनपॉपुलर डिसीजंस लोग नहीं लेते ज्यादातर, तो कुछ गवर्नमेंट्स इसको जो है ना अवॉइड करती हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे अनपॉपुलर डिसीजंस आप कहें या ना कहें लिए गए हैं। हाइड्रो, जिस तरह हाइड्रो के ऊपर बड़ा फोकस है इनका। अब हाइड्रो के ऊपर बड़े डैम्स, दसू है, दूसरा बाशा है, महमद डैम है, इनके ऊपर बड़ी तेजी से काम चल रहा है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और जब ये ग्रिड में आएंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपका एनर्जी मिक्स और बेहतर हो जाएगा, सस्टेनेबल बेहतर हो जाएगा, सस्ती भी है, क्लीन एनर्जी है, बेहतर होगा इससे। उसके अलावा आप जो है वो सोलर और विंड के ऊपर जाके आप फर्दर अपना क्लीन एनर्जी कर सकते हैं। जैसा आपकी विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन हमने रोकी हुई है, विलेज के बजाय कि आप इनको बड़े ग्रेड से लाइन लॉसेस इतने बर्दाश्त करते हैं, आप छोटे छोटे क्लस्टर बना के सोलर या विंड, जैसा विंड कॉरिडोर के अंदर जो गांव जो छोटे हैं उनको आप छोटे क्लस्टर बना के विंड पावर से दे सकते हैं। इसी तरह गांव के अंदर उनके सोलर से कर सकते हैं, आपके लॉसेस भी कंट्रोल रहेंगे, उसके आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट उसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। जैसा ये 25 अभी कराची के अंदर कुछ जो है काफ़ी इसका रिवाज आ रहा है कि लोगों ने अपने घरों की छतों पर भी लगाने शुरू कर दिए हैं, लगा रहे हैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता सोलर पैनल्स। तो ये अच्छा एक सोर्स है क्लीन एनर्जी का। तो इसी तरह जिस तरह ये बलोचिस्तान के अंदर फार फ्लंग एरियाज हैं, ये रिमोट एरियाज हैं, ये सिंध के अंदर रिमोट एरियाज हैं, जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, बड़े बड़े गांव नहीं, छोटे छोटे गांव हैं, 5-5, 10-10 घरों के हैं। उनको उनकी ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होती कि दिन को वो ज़्यादातर अपने वो काम करते, अपना वो फार्मिंग करते हैं तो बाहर फील्ड में होते हैं, रात को उनको एक लाइट की ज़रूरत होती है या एक पंखे की ज़रूरत होती है, उनकी ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं है जी। तो बजाय अभी जो गवर्नमेंट ने उनको दी हुई इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी मेंटेनेंस अच्छी खासी कॉस्ट आती है, ठीक है। फिर लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग, राइट। चलें ऑल्टरनेट एनर्जी की बात करते हैं। परवेज साहब, ऑल्टरनेट एनर्जी हमारे पास काफ़ी रिसोर्सेज मौजूद हैं, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू, हम फिर बोलते हैं ना कि हमें पावर टैरिफ्स की तरफ ही जाना पड़ता है, बिजली तो हमें चाहिए, और अगर वो बिजली चाहिए तो उसके टैरिफ्स भी हमें देने पड़ेंगे, जो इंक्रीज़ करते हैं, जैसे जैसे इंक्रीज़ करते हैं पर यूनिट इंक्रीज़ करते हैं वो भी देना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, चलें अगर वो घरों में लग भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए वो रिलायबल नहीं है, उसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, राइट। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंट्री में जो है ना अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी हैं। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये है कि हमारे पास सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा देर तक रहता है और बहुत ज़्यादा है, उसकी इंटेंसिटी बहुत है। और फिर हमारे पास स्पेशली कराची का जो इलाका है, हमारा सिंध का इलाका, इसकी एक पट्टी में जो है ना विंड कॉरिडोर जो है वो बहुत ज़बरदस्त विंड कॉरिडोर बन सकता है। और ऐसे हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे जगहें हैं जहां हम विंड कॉरिडोर के हिसाब से ना हम विंड टर्बाइन लगा के तो हम वो एनर्जी भी ले सकते हैं, विंड एनर्जी। विंड टर्बाइन और विंड एनर्जी की जो है ना वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, और उसका एक पूरी प्लानिंग होती है, और उसके कॉरिडोर में आपको उसको लगाना पड़ता है, और उसकी पूरी प्लानिंग के साथ होती है। अगेन आई मस्ट से कि उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है और बुक खोलनी पड़ती है। जो खासकर जो आपकी जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर एनर्जी इज अ सिंपल वे ऑफ हार्नेसिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है ना, वो सबसे सिंपल वे है। और जैसा कि अभी बताया कि भाई उसको जो छोटे छोटे शहरों में इंस्टेड के भाई हम उसको जो है ना ट्रांसमिशन लाइन बिछाएं और छोटे छोटे गांव में हम जो है ना अपनी एनर्जी को वहां पहुंचाएं, इससे सबसे बेहतर तरीका है कि वहीं से प्रोड्यूस करें। अच्छा, सबसे दूसरा एक सबसे बड़ा जो दुनिया में कामयाब हो रहा है ना, वो रिवर में वो छोटे छोटे हाइड्रो जनरेटर लगा के रिवर में और इस तरह के ना, तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है आपकी जो है ना क्लीन एनर्जी को हासिल करने का। अब इसके अंदर ये है ना, ये गवर्नमेंट को जो है ना मोटिवेट करना चाहिए, गवर्नमेंट को छोटे छोटे इस तरह की फाइनेंसिंग करनी चाहिए, कोऑपरेटिव्स जो होती है ना ये तरह की फाइनेंसिंग करनी चाहिए, ताकि जो है ना जैसे नहीं एग्रीकल्चर इक्विपमेंट में आप है ना वो एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग करते हैं जिसके अंदर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और बहुत कम लो रेट पे इंटरेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपके लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा होते हैं और
मुल्क के ऊपर इतना बोझ पड़ता है लाइन लॉसेस से, और बाहर से जो एनर्जी और फ्यूल मंगा के, और जो हमारे जो फाइनेंस का जो लॉस होता है और जो फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है, इससे बेहतर है कि आप इनको जो है ना लो इंटरेस्ट रेट या जीरो इंटरेस्ट रेट पे इनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो सोलर पैनल लगाएं, या छोटे रिवर में जो है ना, रिवर में या डैम में जनरेटर लगा के ना वहीं एनर्जी प्रोड्यूस करें। देखें, रिवर में एनर्जी प्रोड्यूस करने का फ़ायदा ये है कि आप उनको 24/7 जो है ना आप उससे बिजली ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज वाटर इज़ फ्लोइंग इन द रिवर और चैनल में। जो सोलर पैनल का होता है ना, उसको आप दिन में हार्नेस कर सकते हैं, सनलाइट से ले सकते हैं, तो आपको बैटरी की जरूरत पड़ती है अगर आपको रात में लेना है। तो अगर आप इसको अल्टरनेट रखें ना कि भाई दिन में आप सोलर पैनल से और रात में आप जो है ना वो पानी से भी लें, तो आप देखें कि कितना हमारा फायदा होगा। और छोटे छोटे शहरों में, चलिए सर, छोटे छोटे गांव और शहरों को एक तरफ करते हैं, कराची जैसे बड़े शहर के लिए जिसमें इश्यूज ऑब्वियसली समर सीजन आता है तो एक डिजास्टर्स सिचुएशन लोड शेडिंग के हवाले से शुरू हो जाती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, उसको कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले तो ट्रांसमिशन लाइन, हमारी जो लाइन है ना बिजली की तारें, वही हमारी सही नहीं है। देखें, बहुत सारा जो हमारा जो बिजली का जो यहाँ जो इशू होता है ना, वो क्योंकि पावर जब लोग ज़्यादा देते हैं ना तो वो आपका फीडर ट्रिप हो जाता है, इसलिए कि हमारा जो सिस्टम है ना वो बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुराना है, हीट हो जाता है, ट्रिप हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम से वो जो एनर्जी ज़्यादा ड्रॉ करते हैं और इतनी कैपेसिटी पीछे से फीड नहीं करते तो ट्रिप हो जाता है। तो हमें तो यही है कि हमारी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, या तो वो चाहिए, बहुत ज़बरदस्त चाहिए, और उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर ध्यान दें। दूसरा ये कि देखें, हमारे शहर में, कराची में हमारे पास इतना कचरा, जैसे अभी आपने ब्रेक में, ड्यूरिंग द ब्रेक आपने बोला कचरे से क्यों बिजली नहीं बनाते, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? कचरे से बिजली भी बना सकते हैं, कचरे से बहुत सारा काम हो सकता है। हमारे यहाँ इतना टनों के हिसाब से, लाखों टनों के हिसाब से कचरा कलेक्ट होता है। अब मैंने सुना है, और ये हम सुनते आ रहे हैं पिछले चंद सालों से, और अब मैंने सुना है कि गवर्नमेंट को करीब पहुंच चुकी है, सिंध गवर्नमेंट किसी से एग्रीमेंट कर रही है कि वो कचरे से जो है ना कराची शहर को एनर्जी बना के देंगे। अब चले, ये अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर इसके बाद देखें, हमें डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन पे ज़्यादा जोर देना है। जब तक आपने वो नहीं दिया, हल्की सी बारिश होगी ना तो आपकी तारें गिरनी शुरू हो जाएंगी, कहीं से कुछ हो जाएगा, वो आपने उसका जो सिस्टम बंद कर दिया। क्योंकि जाहिर बात है कि आप देखेंगे पानी में कितनी डेथ हुई थी लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से जब तारें टूटी तो कितने लोगों को परेशानी, खंभों में, बिजली के खंभों में था। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, ये हमारे पास, इनको सिस्टम को सही करना चाहिए। के इलेक्ट्रिक आई थी, इनका मैंडेट ये था कि ये सारे सिस्टम को रिवैम्प करेंगे, ठीक है ना, सारे सिस्टम को नया लगाएंगे, रिवैम्प करेंगे, सारे नए जनरेटर लगाएंगे। वो बस यही है कि वो हर साल, हर 6 महीने के बाद टैरिफ तो रिवैम्प हो जाता है, मगर सिस्टम नहीं होता है, लोगों को रिलीफ नहीं मिलता है। आप देखें, जो हमारे ऊपर जो है ना, उन्होंने जो है ना बिजली का जो टैरिफ का बोझ डालते जा रहे हैं, हर दफा देखें को लाइन लॉसेस जो है ना हमारे ऊपर ही लगाते जा रहे हैं। गैस नहीं सप्लाई की तो हमारे पास इशू, लाइट इसलिए गई हुई है क्योंकि गैस नहीं मिल रही हमें, तो बिल तो पूरा ही आ रहा है, बिल पूरा आ रहा है, बल्कि वो दूसरे जो पैसे नहीं दे रहे ना उनका भी हमारे ऊपर डाल रहे हैं। चलें सर, बिल की बात करते हैं, टैरिफ्स की बात करते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है, परवेज साहब भी मौजूद हैं और कयूम साहब भी मौजूद हैं। परवेज साहब से मज़ीद बात करेंगे। सर, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि ओवरऑल आने वाले दिनों में ई व्हीकल्स भी आ जाएंगे और फिर हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उसको कैसे पूरा किया जाएगा? अभी तो यहाँ रेजिडेंट्स और इंडस्ट्रीज़ ही जो है थोड़ा सा क्राइसिस में आ जाते हैं। देखिए, जब ये रिन्यूएबल एनर्जी आती है या ई व्हीकल्स आती हैं ना, तो उसकी एक सिस्टम बनता है। अमेरिका में आप चले जाएं, वेस्ट में चले जाएं या दूसरे, आप देखें कि नॉर्वे में जो इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने तो तकरीबन 90% जो है ना ये अचीव कर लिया है कि हमारी 2025 तक या कोई कंट्री कह रही है 2030 तक सारी हमारे पास बिजली से चलने वाली कारें होंगी। बिल्कुल। देखिए, इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। देखिए, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। आपकी गवर्नमेंट जो है ना, हमारी जो गवर्नमेंट, उनको अभी तक समझ नहीं आई कि एनवायरनमेंट से कितनी एफिशिएंसी ख़राब होती है, कितना नुकसान होता है। और ये जो नुकसान नेचर का आप वो कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के ऊपर मैं आपको बताती चलूं यहाँ पर। आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए, ये नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये ई व्हीकल आने से एक तो ये होगा कि आपका एनवायरनमेंट जो है ना वो सेफ हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ी बात है। हमें ये तो नज़र आता है कि हम जो है ना किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो सिटी कोई भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो वहाँ एनवायरनमेंट वाले पहुंचे होते हैं कि आपकी जो फैक्ट्री से जो है ना धुआं क्यों निकल रहा है, ठीक है ना। उनको ये नज़र नहीं आता कि लाखों गाड़ियाँ रोडों पे चल रही हैं, उसमें से धुआं निकल रहा है, तो वो क्यों निकल रहा है? हाँ। सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन जो है ना नताशा, वो गाड़ियों के धुआं से है। क्योंकि आप उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर देखें, फैक्ट्री तो होती है ना दूर दराज इलाकों में, और उनकी तो वो चिमनी लगी होती है, और जो पीछे से ऊपर से जो है ना धुआं जो है ना डिस्पर्स हो जाता है। मगर गाड़ियों का धुआं और रिक्शों का धुआं जो होता है ना, वो लोगों की एक तो हेल्थ को ख़राब कर रहा है, माहौल को ख़राब कर रहा है, लोगों की एफिशिएंसी ख़राब कर रहा है, और आप नेचर से फाइट कर रहे हैं, आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो पोल्यूशन आप क्रिएट कर रहे हैं। तो देखें, हम पाकिस्तान जो है ना कराची मोस्ट पोल्यूटेड एरिया हो गया है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी हो गया है। तो देखें, ये सारे जो इकदाम है ना, ये हम इन सारी चीज़ों को डिले कर दिया है हमने। हमें जो बहुत पहले ये एक्शन लेने चाहिए थे, हमने बहुत ज़्यादा डिले कर दिए हैं। हमें देखें, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, इससे हमने बिजली पैदा की, ये भी एक पॉल्यूशन का जरिया है, ठीक है ना कहीं बिजली बन रही है ना, वो भी तो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि आप बिजली जला रहे हैं, आप कोयला जला रहे हैं। इसीलिए तो अभी कोयले के नए प्लांट नहीं लग सकते, दुनिया ने बैन कर दिया है, क्योंकि वो आप एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास जो जरिया रह गया है ना, वो ये रह गया है कि आप सोलार से एनर्जी बनाएं, विंड टर्बाइन से एनर्जी बनाएं, आप हाइड्रो एनर्जी बनाएं, और फिर इसके बाद यही है कि आप न्यूक्लियर एनर्जी बनाएं, ठीक है ना। न्यूक्लियर एनर्जी में कुछ रिस्क है, मगर ये है कि आजकल प्लांट इतने अच्छे हो गए हैं और उन्होंने काफ़ी उसके ऊपर डेवलपमेंट की है, तो वो इतना सेफ एंड सिक्योर बना दिया उसको। बट यही हमारा चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी है, और जो आपके एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, और आपके चीप एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और आपका एनवायरनमेंट भी खराब नहीं अगेन करता है। चीप एनर्जी की बात हो रही है, तो कयूम साहब, चीप एनर्जी कराची जैसे शहर में टैरिफ्स की फिर मैं अगेन बात करूंगी, और अभी जो हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि राइट पल्स मैंने जो है वो दबा दी है, तो आप समझते हैं कराची के अंदर टैरिफ्स का भी इशू है और इशूज पोल्यूशन का भी है, साथ साथ हमें एनर्जी क्राइसिस का भी सामना होता है, और समर सीजन भी आ रहा है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये एक कंपेटिटिव, हम कह सकते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है अभी यहाँ पर? कराची का जो मसला है एक बड़ा स्पेशल, कि कराची की इलेक्ट्रिक की अपनी वो जनरेशन है, अपनी इसकी ट्रांसमिशन है, अपनी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, राइट, कि ये हमारे नेचुरल उस सिस्टम में फॉल नहीं करता है। लेकिन शॉर्टफॉल थोड़ा सा, जो जिनके पास ये शॉर्टफॉल है, या वो थोड़ा सा सब्सिडी ये क्लेम करते हैं कि वो जो 50-60s में जो हाइड्रो पावर्स लगे थे, फेडरल गवर्नमेंट ने लगाए थे, क्योंकि उसमें जो फंडिंग हुई थी, तो उसमें कराची की एट दैट टाइम इट वाज 1 यूनिट, तो जब वो लगे थे, तो कराची का भी जो पैसा है, ये कराची की भी जो इन्वेस्टमेंट है वो उनमें हुई है। तो कराची इज़ आल्सो शुड बी गिवन सब्सिडाइज्ड और चीपर पावर फ्रॉम द फेडरल बकेट। तो उस मद में ये पहले 650 लेते थे, शायद इस गवर्नमेंट ने आके इनकी 1000 मेगावाट वो कर दी है, इनको नेशनल सिस्टम से इनको देते हैं अब ये नेशनल 1000 मेगावाट मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसके अलावा इनकी अपनी जो है 2,500-3 हज़ार मेगावाट इनकी अपनी जनरेशन है कराची सिटी की, और ज़्यादातर वो सारी इम्पोर्टेड फ्यूल्स बेस्ड है। तो यहाँ तक कराची का तल्लक है, कराची के जो पावर का टैरिफ सस्ता होने का जो
है वो नियर फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता अनटिल अनलेस ये जब भी जो नेपरा ने एक नई पॉलिसी दी है कि वो मर्चेंट पावर के अगर पंजाब में केपी में कोई हाइड्रो पावर लगाता है, कोई एपीपी लगाता है या कोई भी लगाता है, उससे ये एग्रीमेंट कर लेते हैं कि ये थ्रू व्हीलिंग ट्रांसमिशन नेटवर्क से उससे पावर डायरेक्ट ये परचेज कर लें, तो वो एक सस्ते होने के चांस हैं। अदरवाइज इसकी जो अपने कराची शहर की अपनी जो जनरेशन है सारी की सारी वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स और गैस वेस्ट, गैस भी अब हमारी अपनी गैस तो बहुत कम रह गई है, सारी जो गैस भी इंपोर्ट ही हो रही है, वो LNG वो इनको करके देते हैं। तो इसकी कराची के मेरा नहीं ख्याल के इन नियर फ्यूचर। अच्छा, एक इंडिविजुअल एक ही सप्लाई हमारे पास जो एक कंपनी है वो मौजूद है, हमारे पास और कंपनीज का एक कंपटीशन नहीं है कराची जैसे शहर में जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, जो इंडस्ट्रियल हब भी है। तो कराची के बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि एक कॉम्पिटिटर होना चाहिए या दूसरे इसको डिसइंटीग्रेट कर दें। अच्छा। कराची की इसको के इलेक्ट्रिक को इसकी जनरेशन अलग करें, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अलग करें, इसकी ट्रांसमिशन अलग करें ताकि इसकी एफिशिएंसी बेहतर, इनके भी लाइन लॉसेस कम हो। शुरू में जब ये प्राइवेटाइज हुई थी 2008-9 में, तो इन्होंने आके इस पर काफ़ी काम किया था, तो इनकी लाइन लॉसेस काफ़ी कम हुए थे, इनके 10-15% इन्होंने अपने लाइन लॉसेस कंट्रोल किए थे। लेकिन अब फिर दोबारा जो है वो जब से इनकी अपनी मैनेजमेंट में इश्यूज आए हैं तो इनकी फिर दोबारा वो लाइन लॉसेस इनके बढ़ने शुरू हो गए हैं, ट्रिपिंग शुरू हो गई। वरना दरमियान में आपने देखा होगा कि 11-12 के बाद जो है दरमियान में इनका काफ़ी स्टेबल के लोड शेडिंग तकरीबन इन्होंने ख़त्म कर दी थी, जहाँ से इनकी वो पूरी इनके बिल रिसीव हो रहे थे जिन एरिया से, इन्होंने वो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी। अच्छा इंसेंटिव दिया था, लोगों ने बिल पे करना शुरू किया, इन्होंने लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। ठीक है, और टैरिफ भी इनका काफी, ये भी एक अच्छा इंसेंटिव है। अगर ऑब्वियसली अगर आपके पास लाइन लॉसेस नहीं है और आप बिल पूरा दे रहे हैं तो आपको क्यों आपकी अनइंटरप्टेड सप्लाई होनी चाहिए। तो लेकिन बाद में कुछ इनके अपने मैनेजमेंट में उसमें कुछ कंपनी के लेवल पे कुछ इश्यूज आए, तो उसमें से अपने पिछले 2-3 साल से पब्लिक सफर कर रही है उसके। तो अभी भी एक इसका एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि थर के अंदर एक चीपर पावर प्रोड्यूस हो सकती है, थर से ये पावर इवैक्यूएट कर लें, या हमारे दूसरे कोल जो पावर प्लांट्स हैं वो वहाँ तक मुश्किल अब नहीं, लेकिन थर बेस्ड कोल जो है उसको वहाँ से ये इवैक्यूएट कर सकते हैं, बजाय कि हम अभी हम थर को जो है वो बिजली बना के दे रहे हैं, वो हमारी सारी बिजली जा रही है पंजाब बेस लोड जा रही जो है सेंट्रल नेशनल ग्रिड में जा रही है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि अगर वो उधर से फिर इनको देते हैं इनको 1000 मेगावाट, तो बजाय कि वो इसमें टोटल थर से इस वक्त जो है तकरीबन 3500 मेगावाट इस साल में जो अगर टोटल प्रोडक्शन एस्टिमेट की जाए तो कितनी प्रोडक्शन है पूरे पाकिस्तान की और कितना हमारा 40,000 मेगावाट 40,000 मेगावाट और सब मिक्सेस में सब यूज कितना है हमारा? यूज हमारा जो है वो पीक आवर्स में टोटल जो है 25-26 हज़ार मेगावाट। तो बाकी के जो हमारे पास आपकी वो इंस्टॉल कैपेसिटी है ना, जैसे अब जो हाइड्रो है वो हमारी गर्मियों में जैसा पानी हमारे ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पैदा, सर्दियों में तकरीबन बहुत कम होती है हाइड्रो। ठीक है, इसी तरह ये आपकी फिर वो फ्यूल्स जो हैं वो अगर बिल्कुल वो अगर महंगे हो जाते हैं इंटरनेशनली तो हम सिर्फ मिनिमम लेवल्स पे चलाते हैं। अच्छा, हम प्रोडक्शन कम कर लेते हैं। ठीक है, ताकि टैरिफ ना बढ़ाना पड़े, अदरवाइज गवर्नमेंट हैज टू सब्सिडाइज, और सब्सिडाइज देते हैं तो ज्यादा चलाओगे तो ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। फिर क्योंकि आपकी पब्लिक जो है ना, पब्लिक या इंडस्ट्रियलिस्ट जो कहता है कि मुझे बिजली, इंडस्ट्रियलिस्ट को जब आप बिजली महंगी देंगे तो उसकी प्रोडक्ट महंगी होगी। ठीक है, उसकी प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट या लोकल मार्केट में इतनी आसानी से बिकेगी नहीं। ये पूरी एक चेन है, पूरी एक चेन है। ठीक, तो इस वक्त हमारे बहरहाल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 40,000 मेगावाट है। राइट चलें परवेज साहब, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो हमारे पास ज़्यादा है, ऑब्वियसली सर्दियों का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन हम बात कर रहे हैं समर सीज़न की, क्योंकि समर सीज़न बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर सीज़न पाकिस्तान के अंदर। क्या देख रहे हैं सर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और फिर आगे यूजिंग में जो कंज्यूमर को पास ऑन होगा और ओवरऑल हमारी जनरेशन, ये थोड़ा सा जो एक चेन है इसको कंट्रोल किया जा रहा है? अगर हमारे पास बिजली के टैरिफ्स या बिजली का जो एक सप्लाई है वो वेस्ट के कंट्रीज़ जैसा हो जाए, कार्ड सिस्टम, या ऐसा हो जाए कि जितना आपको इस्तेमाल करना है उससे पहले ही आप पे कर दें, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा जैसे हमेशा से एक सिस्टम मौजूद है? इससे पहले मैं जो इन्होंने बात की तो थोड़ा उसके ऊपर मैं दो बात करना चाहूँगा कि एक तो होती है इंस्टॉल कैपेसिटी, एक होती है आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज़। हम जितना हमारे पास इंस्टॉलेशन बेस है ना, हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे। आपको पता है कि हमारी जितनी भी टोटल कैपेसिटी है ना उसका 70% हम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
आगे एक तो जाके ये हम क्या एक्सपोर्ट की बात ठीक है करेंगे ना, ये फिर, एक हाँ। तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं अभी भी नंबर से मैं अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा है टोटल कैपेसिटी का, मगर नंबर्स जो है ना मैं अभी भी उसके ऊपर डाउटफुल हूँ। कईम साहब ने जो बताया तो फिर मैं रिसर्च कर लूँगा, मगर मैं हम नंबर्स पे डिबेट अभी नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि भाई हमारी एक तो इंस्टॉल कैपेसिटी, हम पूरी कैपेसिटी पे हमारा यूनिट को चला भी नहीं रहे हैं। एक ये हमारा बहुत सारा इशू है हमारे पास, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो के इलेक्ट्रिक के हमारे जो पावर प्रोड्यूसिंग जनरेटर है ना, बहुत सारे तो बहुत पुराने हैं इनके, ठीक है ना, उनको आप पूरा फुल कैपेसिटी पे आप उसको चला भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमेशा वो मेंटेनेंस में कोई ना कोई रहता है, ठीक है ना। क्योंकि आपके जो भी है ना आपकी पावर प्रोड्यूसिंग जो कैपेबिलिटीज़ है ना, उसके अंदर तकरीबन समझ लें कि हर वक्त 30% जो आपकी जो है जो प्लांट्स है ना वो आपके मेंटेनेंस पे होते हैं। अच्छा। तो हर वक्त आपको जो है ना वो चीज़ मिल नहीं सकती। तो अगर आपके पास ये है कि आपके पास जितनी भी आपकी डिमांड है उसकी आपके पास पहले तो चाहिए कि डिमांड आपकी जो कंजम्पशन जो लोगों को चाहिए एनर्जी वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं है। Right. इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो ये नए नए जो है ना डैम्स बना रहे हैं, गवर्नमेंट को लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप भाई वो सोलर पैनल लगाएं, जी। नए लाइसेंस दे रहे हैं कि आप विंड एनर्जी लगाएं, ठीक है ना, ताकि वो एक अल्टरनेट एनर्जी का ये हो जाए और क्लीन एनर्जी उनको मिल जाए। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पाकिस्तान के साथ हमने दूसरे मुल्कों से भी एनर्जी इंपोर्ट करने की मुआहदे करने जा रहे हैं। राइट, चले मुआहदे के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक की जाने चलते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, लास्ट मोमेंट है प्रोग्राम के, अग्रीमेंट्स की बात हो रही है। परवेज साहब प्लीज लास्ट कमेंट। जी, हम पाकिस्तान का एक वक्त में हमने एग्रीमेंट किया हुआ था उज़्बेकिस्तान और हमारी जो CIS कंट्री है वहाँ से हम एनर्जी मंगवाएंगे और एनर्जी पाकिस्तान में हम लोग उनको लोगों को कंज्यूमर को देंगे। मगर अफ़गानिस्तान की वजह से हम वो माहिदा पूरा नहीं कर सके, क्योंकि वो एनर्जी कॉरिडोर एक्चुअली वही है और अफ़गानिस्तान के थ्रू ही आएगा, और अफ़गानिस्तान के हालात भी सही नहीं थे, और वो जो सुपर पावर वहाँ बैठी हुई थी उसने बोला कि भाई हम तो ये दाखिला आपको देंगे नहीं। तो इसकी वजह से हम वो जो हमारा एग्रीमेंट था उसको हम लोग एग्जीक्यूट अभी तक नहीं कर सके। मगर अब हालात जा रहे हैं बेहतरी की तरफ, तो इंशाल्लाह लगता है कि हम वो वाला जो एग्रीमेंट है उसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर भी रही है, और मेरे ख्याल में उनके ऊपर मीटिंगें भी हुई हैं। बहरहाल हम ईरान से तो ऑलरेडी एनर्जी ले रहे हैं, गवादर में जो भी पावर आ रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही ईरान से आ रही है, और हमसे सस्ती दे रहे हैं। एटलीस्ट हम अपनी डिमांड जो है वो फुलफिल कर सकें। जी हाँ, कभी एक्सपोर्ट के चांसेस हैं? एक्सपोर्ट ये जोक ऑफ द डे होएगा आज। राइट, थैंक यू सो मच परवेज साहब, आप मौजूद थे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। कयूम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ओवरऑल देखा ये जाता है कि पावर सेक्टर के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे इश्यूज, लाइन लॉसेज, ये कुछ इस टाइप के कहते हैं कि टॉपिक हैं जिसको लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। तो आज के प्रोग्राम में हमने उन्हीं के सोल्यूशन देने की कोशिश की है। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।